हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैली अग्रवाल और आज हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि सारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन करती है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता के अंदर और फिर इसे मूव किया गया नेशनलाइजेशन के बाद मुंबई, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 के अंदर, जिसके बाद से ये होली गवर्नमेंट बॉडी हो गई है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे इस एक्ट के अंडर लाया गया था। जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उसे एक एक्ट अमेंड करके लाया जाता है और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन होती है। अब हम बात करते हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई की। आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं: डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नॉट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो दीज आर दी सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। ये 5 सब्सिडरीज हैं आरबीआई। अब हम बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। तो जितना भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है विद इन अ कंट्री और विद इन आवर इंडिया वो हमारी आरबीआई के अंडर होता है। इस कमेटी को कब बनाया गया था? इस कमेटी को 2016 में बनाया गया था और इसे बनाने के पीछे रीज़न था कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी आए, कि हमें पता हो कि कितना अमाउंट जो है हमारे इंडिया के अंदर सर्कुलेट हो गया, कितना हमारी आरबीआई के पास है, कितना हमारे बैंक के पास है, कितना, जिसे हम फिगर आउट कर पाएँ कि हमारी कंट्री के अंदर कितना ब्लैक मनी है और उसे वॉश आउट कर पाएँ। तो थर्ड है कि जो हमारी एमपीसी है वो हमारे इंटरेस्ट रेट को भी मेंटेन करके चलती है, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन मेंटेन रहे, कि जो हमारी प्राइस स्टेबिलिटी है इंडिया के अंदर, हमारा मनी है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। वो इंटरेस्ट रेट भी एमपीसी ही डिटरमाइन करती है कब उसे ज़्यादा करना है, कब उसे कम करना है। एमपीसी ही नहीं, एक टारगेट फिक्स किया है इन्फ्लेशन का, जो मैक्सिमम 6 जा सकता है और मिनिमम जा सकता है 2, और हमारा 4% नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होता है। जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी कमेटी है जो हमारी, ये 6 मेंबर से कंप्राइजेज है, जिसके अंदर 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। और जो विटो पावर है वो हमारे गवर्नर के पास होती है। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है और उसके बीच में टाई हो गया तो जहाँ गवर्नर का वोट होगा उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फोर्थ है कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 5 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को किस एक्ट के अंदर अमेंड किया गया है? आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45Z(b) के अंदर। दूसरा फीचर है हमारा आरबीआई का रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ ऑल फाइनेंशियल सिस्टम। तो आरबीआई के पास सारी पावर्स होती हैं बैंक्स को लाइसेंस इशू करने के लिए या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देने के लिए, ब्रांच का एक्सपेंशन करने के लिए, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, अमलगमेशन ऑफ ब्रांचेस। जैसे थोड़े टाइम पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देना बैंक और विजया बैंक को मिक्स कर दिया गया था, उनको अमलगमेट कर दिया गया था थ्रू आरबीआई के पास पावर्स होती हैं कि वो किसी भी बैंक को अमलगमेट कर सके, या जो भी बैंक आरबीआई के जो बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन है उनको ब्रेक करता है तो उसको पनिश कर सके और इवन उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सके अदर बैंक से। थर्ड फीचर है हमारा मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये आरबीआई के हाथ में ही होता है कि कब हमें हमारी वैल्यू को, हमारी करेंसी को डीवैल्यूएट करना है, कब हमें हमारी करेंसी का प्राइस इंक्रीज़ करना है, कब हमें जो एक्सचेंज रेट्स है उसे फिक्स रखना है, जिससे जो हमारी इंडिया की करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकें। तो दीज आर दी पावर्स इन आरबीआई। एंड फोर्थ है इशूअर ऑफ करेंसी। तो देयर आर 4 प्रेस, जिसमें से 2 गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और 2 आरबीआई के पास है। तो जो गवर्नमेंट के अंडर आती है उसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जो आरबीआई के पास है वो होल्डली ओन सब्सिडरीज हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की। तो जो एसपीएमसीआईएल है उसकी जितनी भी जो प्रेस हैं वो दोनों प्रेस है, एक नासिक के अंदर और एक देवास के अंदर, और जो बीआरबीएन एमपीएल की है वो मैसूर और सालबुनी के अंदर है। जो कॉइन मिंट होते हैं वो हमारे एसपीएमआईसीएल के अंडर ओन की जाती है सब्सिडरीज, और ये 4 जगह पे लोकेटेड है: मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। और ये भी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉइन रेगुलेशन सेक्शन 38 ऑफ आरबीआई के अंदर आता है। आरबीआई के पास पूरा पावर होता है किसी भी नोट को या किसी भी करेंसी को इशू करने का, एक्सचेंज करने का और डिस्ट्रॉय करने का। अगर आरबीआई को लगता है कि ये करेंसी हमारी इंडिया के लिए फिट नहीं है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब है फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। तो आरबीआई का रोल क्या है कि जहाँ जहाँ बैंक्स नहीं है
जहाँ जहाँ बैंक नहीं है, जहाँ जहाँ फिनेंशियल सर्विसेज नहीं है, वहाँ वहाँ फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो नो फ्रिल अकाउंट होता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। तो हम नो फ्रिल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि हम पीएम जनधन योजना के अंदर ओपन करवाते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई भी मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी नहीं होता। एक ही इनिशिएटिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट लाने के लिए हमारे इंडिया में। बाकी अदर सेक्टर्स को भी इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट देती है, जिससे जो अदर सेक्टर्स है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखा जाए। जैसे कि एसजीएस ग्रुप्स हो गए, एसटीएससी कम्युनिटीज़ हो गई, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हो गई, उनको अलग टाइप का क्रेडिट दिया जाता है, जिससे वो अपने ड्रीम्स को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सके। सेम एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स ओपन की गई हैं आरबीआई के थ्रू, अलग अलग तरह का क्रेडिट दिया गया है, केसीसी दिया जाता है, जिससे फार्मर को अपनी एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प हो। एमएसएमईज़ को दिया गया है खुद का इंप्रूवमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के अंदर दिया गया है। हर तरह से जो आरबीआई है वो फिनेंशियल इंक्लूजन का और डेवलपमेंट का काम करे कि हर सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखी जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आरबीआई हैंडल करता है। अब है आरबीआई एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी दी जाती है, कि कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि यहाँ तो हमें लोन प्रोवाइड करना ही करना है, इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, एमएसएमईज़ हो गया, फार्मर्स हो गया। दीज आर द सेक्टर जहाँ पे आरबीआई कहती है कि बैंक्स को कंपलसरी लोन देना ही होगा। और आरबीआई एज अ बैंकर भी एक्ट करती है, बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंकर्स टू बैंक। तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता या फिर गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा मनी होता है, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं और गवर्नमेंट भी आरबीआई से लोन ले सकती है। सिमिलरली बैंक्स के पास जब पैसा नहीं होता तो बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकता है, और जब बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी होता है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट भी करवा सकता है। दीज वर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई की पब्लिकेशंस की। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट इन फाइनेंशियल रिव्यू, एनुअल रिपोर्ट्स, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। दीज आर द रिपोर्ट्स जो कि हम आरबीआई पब्लिश करता है। That's all about RBI. We will meet in another video for next institution.